व्यू 360 में कोरोना वायरस की आलमी वबा, 2 साल बाद भी केसेस में रिकॉर्ड इजाफा। मस्जिद महाबत खान, फन तामीर का नादिर नमूना अब तरीका शिकार, बहाली में रुकावट क्या है? मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट जनरेशन होगी या दुनिया को हमें दिखाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ बातें किताबों तक रह जाएंगी। और सिंपली अमेरिका में देखिए अमेरिका पाकिस्तानी तालिब इल्मों की नज़र से। अमेरिका के अंदर जो लॉ स्कूल्स में जो आपको सोचने का तरीका सिखाते हैं और जो साथ आपको लिखने का और बोलने का तरीका सिखाते हैं वो बहुत यूनिक होता है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। साल 2021 ख़त्म होने वाला है, मगर कोविड की आलमी वबा ख़त्म होने के कोई आसार नहीं। वबा आने के 2 साल बाद इस वक्त दुनिया इस मर्ज़ की 5वीं लहर का सामना कर रही है। हफ्तावार औसत के ग्राफ में अभी आप देख सकेंगे कि 2 माह पहले के मुकाबले में केसेस तकरीबन दुगने हो चुके हैं, और इस वक्त बड़ी वजह कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन है, जिसके केसेस आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 1.5 से 3 दिन के अंदर डबल हो जाते हैं। लेकिन सूरत हाल काबू में रखने की हुकूमती कोशिशों को बाज़ मुल्कों में अवाम की सख्त मुखालफत का सामना भी है। बरतानिया में पिछले 7 रोज़ के दौरान 3 मरतबा कोविड केसेस की यौमिया तादाद का रिकॉर्ड टूटा। एक ही दिन में तकरीबन 93,000 केसेस सामने आए, और ऐसा पहले वहाँ नहीं हुआ था। लेकिन जब लंदन में मेयर सादिक खान ने हंगामी हालत का ऐलान किया तो तकरीबन 5,000 अफराद ने वैक्सीन की मुखालफत में रैली निकाली। बरतानवी दारुल हुकूमत में नए साल की तकरीबात मनसूख की गई हैं, और स्पेन के शहर बार्सिलोना और फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में भी ओमिक्रॉन के सबब पाबंदियों के खिलाफ हालिया दिनों में मुजाहरे देखे गए। अब अगर हम अमेरिका की बात करें तो इस वक्त नए केसेस में 73% ओमिक्रॉन के हैं। 20 दिसंबर नए केसेस के एतबार से अमेरिका में वबा के बदतरीन दिनों में से एक था, जब 3,02,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए। उसी रोज़ दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में यौमिया केसेस का रिकॉर्ड टूट गया। यहाँ 3,000 से ज़ायद केसेस की तस्दीक हुई। और न्यूयॉर्क, जहाँ इस वबा के बायस सबसे ज़्यादा अमवात 2 सालों के दौरान रिकॉर्ड की जा चुकी हैं, इस वक्त फिर से यौमिया केसेस की तादाद भी 2 साल की बुलंद तरीन सतह को छू रही है। हमारे साथी आयजा इरफान से हम न्यूयॉर्क की सूरत हाल जानेंगे। आयजा, न्यूयॉर्क स्टेट और न्यूयॉर्क सिटी दोनों ही वबा का गढ़ रह चुके हैं, तो इस वक्त सूरत हाल किस तरफ जा रही है? सूरत हाल वैसी ही है जैसे बाकी मुल्क में है, और यहाँ पे कोरोना के केसेस की तादाद में बड़ी तेज़ी से इजाफा देखा गया है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में ऑन एन एवरेज डेली 20,000 से ज़्यादा केसेस न्यूयॉर्क स्टेट में रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद न्यूयॉर्क सिटी से आने वाले केसेस की है। इस सिलसिले में न्यूयॉर्क सिटी में इस वक्त टेस्टिंग के लिए आने वाले लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती है, जिसकी वजह से शहर के मेयर ने नई टेस्टिंग साइट्स और मोबाइल यूनिट्स का भी एहतमाम किया है। इसके अलावा शहर में वैक्सीनेशन की ड्राइव बड़े पैमाने पर शुरू की गई है, और बूस्टर शॉट्स के लिए लोगों को इंसेंटिव दिया गया है कि जो लोग सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स से बूस्टर्स लगवाएंगे उनको $100 हुकूमत की जानिब से इंसेंटिव दिया जाएगा, न्यूयॉर्क सिटी की हुकूमत की जानिब से। यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि गो के केसेस की तादाद वैसी ही है जैसे इस वबा के अवाइल दिनों में है, बल्कि उसके भी बाद रिकॉर्ड यहाँ पे टूटे हैं न्यूयॉर्क सिटी में, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स की तादाद इससे काफ़ी कम। और ये खुशाइन बात है कि फ़िलहाल अमवात की जो तादाद है वो कम है, और हॉस्पिटल जो हैं फ़िलहाल कम अज़ कम उतने शदीद दबाव में नहीं आए जितने हमने इससे पहले देखा था। अब ये बताइए, लंदन में जैसे हमने बताया कि नए साल के मौके पे जो परेड होती है, जो तकरीबात होती हैं ट्रफालगर स्क्वायर में होती हैं, वो इस दफ़ा कैंसिल कर दी गई हैं। न्यूयॉर्क के बारे में क्या कहा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी न्यू ईयर्स ईव पे बहुत बड़ा मजमा जमा होता है बॉल ड्रॉप देखने के लिए? जी बिल्कुल, न्यूयॉर्क शहर की न्यू ईयर नाइट की तकरीब जो है वो दुनिया भर में होने वाली तकरीबात में से एक अहम तकरीब समझी जाती है, लेकिन यहाँ पे बॉल ड्रॉपिंग की जो तकरीब है उसके बारे में अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर का बार बार ये कहना है नो मोर शटडाउन्स, और यही ख्याल है कैथी होकल का, जो कि गवर्नर है स्टेट की। अलबत्ता ये देखा ज़रूर जा रहा है कि क्रिसमस के हवाले से होने वाली बहुत सी तकरीबात कैंसिल हुई हैं। रेडियो सिटी हॉल में रॉकेट का जो क्रिसमस का कॉन्सर्ट होता है वो कैंसिल हो गया, ब्रॉडवे के शोज कैंसिल हो रहे हैं। कोरोना के ईदी बढ़ते हुए केसेस की वजह से बहुत से स्कूल्स भी दोबारा रिमोट लर्निंग की तरफ जा रहे हैं। इस हफ्ते न्यूयॉर्क सिटी की न्यू ईयर ईव की जो तकरीब है उसके बारे में कोई हतमी फैसला दिया जाएगा, लेकिन
फिलहाल लग ये रहा है कि शहरी हुकूमत जो है वैक्सीनेशन ड्राइव को अपना एक रास्ता समझ रही है कि इन तकरीबात को जारी रखा जाए। और एक जो हम एक जनरल मैसेजिंग देख रहे हैं वो यही है कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लॉकडाउन से को अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है और उसमें लोगों को वैक्सीन की तरफ राग़िब करने की कोशिश है। जैसा आपने बताया $100 तक लोगों को दिए जाएंगे। आयज़ा इरफान, बहुत शुक्रिया इन अपडेट के लिए। अब अमेरिका में बाइडन इंतज़ामिया ने नई हिकमत अमली का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक अस्पतालों को बढ़ते हुए बोझ से बचाने के लिए फ़ौज के भी 1000 तिब्बी एहलकारों को मदद के लिए तलब किया जा सकता है। मंगल के रोज़ वाइट हाउस से अपने खिताब में सदर ने बताया कि हुकूमत ओमिक्रॉन के खिलाफ टेस्टिंग और वैक्सीनेशन सेंटर्स में इजाफे के साथ अस्पतालों की मदद के लिए साजो सामान की फरहमी यकीनी बनाने पर तवज्जो दे रही है। लेकिन अमरीकी सदर ने भी कहा कि 2020 की तरह कारोबार और स्कूलों के लिए लॉकडाउन का उनका भी कोई इरादा नहीं और वायरस की इस नई किस्म के फैलाव की वजह से गुज़िश्ता माह जो सफरी पाबंदियाँ जनूबी अफ्रीका और कुछ दीगर ममालिक पर लगाई गई थी वो उन्हें उठाने के बारे में सोच रहे हैं। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई वो अपने इंतखाब के खुद जिम्मेदार हैं, ताहम उनका ये इंतखाब ऐसी ख़तरनाक और गुमराह कुन मालूमात की वजह से है जो केबल टीवी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वैक्सीन के बारे में फैलाई जा रही है। ये कंपनियां और शख्सियात ऐसे झूठ और गलत मालूमात को फैलाकर पैसा कमा रही हैं जिससे उनके अपने सार्फिन और हमायती अपनी जानों से हाथ धो सकते हैं। ये दुरुस्त नहीं है, ये गैर इखलाकी है। मैं द्रोह गोई पर मबनी ये मालूमात फैलाने वालों से कहता हूँ कि इसे ख़त्म करें और अभी ख़त्म करें। अमेरिकी सदर का अपनी कौम के लिए पैगाम था कि वैक्सीन लगवाना उनकी नज़र में हुब्बुल वतनी का सबूत है और इसी तरह से उन्होंने कल कोशिश की कि वो लोगों को वैक्सीन लगवाने की जानिब राग़िब करें। लेकिन ये जो कोशिशें हैं और जो इक़दामात वो उठा रहे हैं कि लोग या तो वैक्सीन लगवाएं या फिर अगर वैक्सीन नहीं लगवाते तो उनको टेस्टिंग का पाबंद किया जाए, इन कोशिशों के ख़िलाफ़ कई हलकों की जानिब से अमेरिका में मुकदमे दायर किए गए हैं और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुका है। इस वक्त हमारे साथ मुतअद्दी अमराज की माहिर डॉक्टर सायरा मदद न्यूयॉर्क से बजरिया स्काइप मौजूद हैं। डॉक्टर सायरा, वेलकम टू व्यू 360। हम जानते हैं कि ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैलता है और फाइज़र और मॉडर्ना का तीसरा डोज लगवाया जाए तो उसके बाद कुछ मदद मिलती है और कुछ अरसे के लिए मदद मिलती है। लेकिन ब्रॉडली अगर आप हमें बता सकें कि अभी मज़ीद क्या जानना ज़रूरी है इस वायरस की जो वेरिएंट है इसके बारे में। तो जब ओमिक्रॉन की बात करें, ये जो न्यू वेरिएंट है बहुत तेज़ी से फैल रहा है जैसे आप कह रही हैं, मगर जो 3 की क्वेश्चंस जो यूजुअली हम देखते हैं, पहला कि कितना ज़्यादा फैल रहा है डेल्टा के कंपेयर टू डेल्टा, सो इज़ इट मच मोर ट्रांसमिसेबल। और अभी जो हमारे पास डेटा जो मिल रही हैं वो दिखा रही हैं कि इट इज़ वेरी कंटेजियस, वेरी हाईली ट्रांसमिसेबल। मतलब है कि अगर आप देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हो रहा है, एक हफ्ते में इसने take over कर लिया as a dominant strain. So 3 out of 4 cases right now are being diagnosed as the Omicron variant. In terms of severity, मतलब है कि is this variant लोगों को hospital में admission करा रहा है और लोग बहुत ज़्यादा sick हैं. Right now जो हमारे early reports हैं दिखा रहे हैं कि Omicron इतना severe नहीं है compared to Delta. So hospital capacity luckily is okay. Hospitalization is increasing, deaths are slowly increasing, but it's also because of the Delta variant, because Delta और Omicron दोनों साथ फैल रहे हैं। तो अभी ज़्यादा reports हमें चाहिए कि Omicron truly is it more severe or is it just a mild form of the variant? And then the last question really that we're looking at is the impact to vaccines. Now आपने जो अभी कहा था Omicron variant और जो 3 doses बहुत important है, but when we look at the COVID-19 vaccines, both with Pfizer and Moderna, जो दो doses जो लोगों को लगी हैं पहले, it protects you against severe illness, hospitalization and death, but it protects you less against infection. मतलब है कि अगर वायरस बहुत है कम्युनिटी में तो आपका ज़्यादा रिस्क है इन्फेक्शन का और coming down with symptoms, but luckily it'll help prevent you from going to the hospital. The third dose है वो जो booster dose है वो आपको help करता है and helping prevent infection as well as strengthening hospitalization and death. मतलब ये कि वैक्सीन के तीसरे डोज के बाद भी आपको कोविड हो तो सकता है, आप में डिटेक्ट तो हो सकता है, लेकिन चांस ये है कि फिर आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बीमार नहीं होंगे। अच्छा, हमने अमेरिका के साथ भी यही होता है, मतलब 3 डोजेस का स्ट्रेंथनिंग होता है जी। राइट, हमने अमेरिका की, यूरोप की बात की। मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूँगी, केन्या में भी अब देखा जा रहा है 6.5% से 30% पे पॉजिटिविटी रेट जो है वो जंप कर गया। तो पूरी दुनिया का ही ये एक मसला है। ये मुझे बताइए कि यूरोप और अमेरिका के तजर्बे से, उनके एक्सपीरियंस से बाकी मुल्क क्या सीख सकते हैं इस वक्त, कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए?
پہلے تو جو UK میں ہو رہا ہے وہ تو ایک ارلی انڈیکیٹر ہے. تو ہم لوگ جو US میں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم about 2 to 3 weeks ان کے پیچھے ہیں. But یہ جو Omicron variant ہے وہ بہت جلدی پھیل رہا ہے, تو probably about a week behind UK. So what we can learn from both UK and the United States is یہ بہت highly transmissible variant ہے. تو جن کو ویکسینز نہیں لگا, 1 ڈوز 2 ڈوز ان کو پہلا ویکسینیشن لگانا چاہیے, اور اگر ان کے پاس بوسٹر ڈوز اویلیبل ہے ان کو بوسٹر ڈوز بھی لگانا چاہیے. سیکنڈ کہ ماسک بہت امپورٹنٹ ہے. ویکسینز گریٹ ہیں مگر آبویسلی انفیکشن کے لیے وہ اتنا اگر آپ ماسک لگائیں آپ کا پھر زیادہ افیکٹونیس ہوتا ہے in not catching the virus. So wear a mask اگر آپ انڈورز ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ. اور یہ جو ادر رسک ریڈکشن میجرز ہیں, آپ دیکھیں آپ کے فیملی میں کون سا بندہ ہے جو بہت vulnerable ہے, شاید امیونو کمپرومائز یا بہت ینگ جو بچے ہوتے ہیں, ان کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے. تو جو بھی رسک ریڈکشن میجرز ہیں ہمیں اپلائی کرنا چاہیے ہمیں آن گوئنگ بیسس. یہ بتائیں ڈاکٹر سائرہ, جو ابھی آپ نے ٹپس بتائے ہیں یہ وہی ٹپس ہیں جو ہم 2 سال سے سن رہے ہیں, اور پھر بھی وبا کو 2 سال ہو گئے, ہم تیسرے سال میں انٹر ہو رہے ہیں اور 5th ویو میں ہم انٹر ہو رہے ہیں. کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ کیا یہ میسیجنگ کام نہیں کر رہی؟ What's the reason? I think there's a couple of different reasons. پہلا یہ جو وائرس ہے وہ obviously constantly mutate کر رہا ہے, اور ہم predict نہیں کر سکتے کہ یہ کیا کرے گا next. So whether اگر ہم لوگ 1 ہفتے کا دیکھ رہے ہیں 2 ہفتے کا یا 1 مہینے کا, it's hard to predict کیا ہوگا in time frame میں. مگر second is human behavior. ہم لوگوں کو جو ہم کیا کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں both in the US and around the world جن کو کوئی ویکسینز نہیں لگا, اور وہ obviously زیادہ vulnerable ہیں for infection, hospitalization and death. اور پھر لوگ obviously جیسا کہہ رہے ہیں بہت ٹائرڈ ہیں, ان کو بس اپنی جو زندگی ہے پہلے کووڈ-19 پینڈیمک سے ان کو وہ واپس چاہیے. مگر یہ ہے کہ یہ وائرس ابھی تک چل رہا ہے اور ہمیں ہر چیز کرنا چاہیے to help prevent the spread of this virus and to protect ourselves and for our community. It's going to be another couple of years until we're probably out of this pandemic. Wow. But we have the tools. ہمارے پاس جو tools ہیں وہ ہیں جو ہمیں protect کر سکتے ہیں. تو ابھی کچھ اور سال بھی لگ سکتے ہیں. یہ مجھے آپ آخر میں بتائیے کہ جو WHO ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ویکسین کی اویلیبلٹی میں جو فرق ہم دیکھتے ہیں کہ امیر ملکوں کے پاس بہت زیادہ اور غریب ملکوں کے پاس نہیں ہے, اس کو دور کرنا ہوگا, اس فرق کو دور کرنا ہوگا. لیکن اب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل میں 4تھا ڈوز ویکسین کا لگانے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. امریکہ میں بعض ایکسپرٹس اس کو اب سپورٹ کر رہے ہیں کہ 4تھا ڈوز بھی اب لگوایا جائے. تو جب 4تھے ڈوز تک بات آ رہی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی امیر ملک جو ہیں وہ دوسرے ملکوں کو اپنی ویکسین دینا چاہیں گے, وہ اس پوزیشن میں بھی آئیں گے؟ Well, I think first جو 4th ڈوز جو لگ رہا ہے ہمیں first data چاہیے ہوتا ہے کہ is this needed, and Israel is usually ahead of the game. وہ ہمیں ڈیٹا بتاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, اور اگر waning immunity ان کو نظر آ رہی ہے تو پھر وہ 4th ڈوز دے رہے ہیں. مگر یہ ہے کہ ہمارا گول کیا ہے in vaccinations میں, is it to prevent hospitalization and severe illness and death? That's what these vaccines were first made for. And so when you're putting on more booster doses, what is the end game? So یہ ہے کہ ہمارا end game کیا ہے, اور یہ ابھی لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہے. And جو ہم لوگ جو اسٹڈی کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے, مگر یہ ہے کہ presidents اور nations کو بتانا چاہیے کہ end game کیا ہے. تو second point ہے, as we look at more vaccinations in communities, یہ ہے کہ ہم دونوں کر سکتے ہیں. I think the United States needs to also do more. وہ donate کر رہا ہے بہت سارے vaccines, مگر ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جو pharmaceutical جو plants ہیں جو vaccines بناتے ہیں, manufacture کرتے ہیں, وہ ہونا چاہیے ان countries میں, اور وہ وہاں پہ زیادہ long term پلاننگ ہونا تاکہ لوکلی وہ ملک جو ہیں خود اپنی ویکسین بنا سکیں, انہیں دوسرے ملکوں پہ انحصار نہ کرنا پڑے. ڈاکٹر سائرہ مدد, متعدی امراض کی ماہر, ہمارے ساتھ ہی نیو یارک سے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ ان تفصیلات کے لیے. تھینک یو. اور آپ نے سنا کہ کووڈ-19 کے وبا سے نکلنے میں ابھی مزید کچھ سال لگ سکتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ احتیاط اب بھی لازمی ہے, خواہ آپ کے ہاں پازیٹیوٹی ریٹ زیادہ ہے یا نہیں. اس معاملے پہ مزید معلومات کے لیے آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. ہم دنیا بھر سے آپ کے لیے کورونا وائرس سے ریلیٹڈ اپڈیٹس تو لے کے آتے ہی ہیں, ساتھ میں بہت سی اہم خبریں آپ کو یہاں ملیں گی, اور دلچسپ اور معلوماتی مضامین بھی. سوشل میڈیا پہ بھی ہمیں فالو کرتے رہیے. facebook.com/voa کا پیج آپ کے لیے دن بھر اپڈیٹ کیا جاتا ہے. ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. آپ کو بہت سی اہم ہیڈ لائنز وہاں بھی ملیں گی. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں, سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. پشاور میں قائم تاریخی مسجد محبت خان دن بدن خستہ حال ہو رہی ہے. عمارت کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے بحالی کا کام شروع کیا جانا ہے,
मगर इर्द गिर्द कायम दुकानों के किराएदार उन्हें खाली करने को तैयार नहीं। तफसील नजरुल इस्लाम की इस रिपोर्ट में। अंदरून शहर पेशावर में कायम मस्जिद मोहब्बत खान को ज्यूल ऑफ पेशावर या पेशावर का नगीना कहा जाता है। मुगलिया दौर की ये तारीखी मस्जिद 17वीं सदी ईस्वी में पेशावर के उस वक्त के गवर्नर नवाब मोहब्बत खान के दौर में बनाई गई थी, मगर शानदार फन तामीर और खताती का ये नमूना एक अरसे से खस्ता हाली का शिकार है। लिविंग प्लेस है, लोग आते हैं, इबादत करते हैं और बिल्कुल पेशावर के दिल में। लेकिन बदकिस्मती से वक्त के साथ साथ इसमें कुछ इंक्रोचमेंट हुई इसकी सराउंडिंग्स में। इसके पीछे एक प्लाज़ा बनाया गया, जो नीचे जो दुकानें थी उसकी वजह से इसको नुकसान पहुंच रहा है। अभी औकाफ डिपार्टमेंट ने और चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने उन्होंने डिसाइड किया कि इनको वेकेट करके इन दुकानों को अपनी जगह पे लेके आएँ ताकि ये मस्जिद मज़ीद ख़राब होने से या गिरने से इसको बचाया जा सके। मस्जिद मोहब्बत खान पेशावर के मशहूर सराफा बाजार में वाक़ है। ये मस्जिद बुलंद व बाला मीनार, खूबसूरत मेहराब और गुंबद के बायस मशहूर है। 30,000 स्क्वायर फीट से ज़ायद रकबे पर मुश्तमिल मस्जिद मोहब्बत खान से मुल्हिका दुकानें महकमा औकाफ की मलकियत हैं। मस्जिद की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत कम अज़ कम 47 दुकानों को खाली करने के नोटिस जारी कर चुकी है, मगर किराएदार इमारतें खाली करने पर राज़ी नहीं हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर मस्जिद से मुल्हिका इमारतों को बरवक्त खाली न किया गया तो ये तारीखी इमारत मज़ीद नुकसान का शिकार हो सकती है। अभी से तो ये दुकानें नहीं बनी, इनके तकरीबन 70 साल हो गए कि ये दुकानें बने हुए हैं और हम बाकायदा औकाफ डिपार्टमेंट ने इनको ये लीज़ पर दिए हुए थे। अगर इनको कुछ मस्जिद का मुश्किलात हो तो ये 70 सालों में अभी तक क्यों नहीं हुए हैं, लेकिन ये इन 47 दुकानों के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमने हुकूमत को कहा है कि आपको मस्जिद के लिए जिस तरह का ऑपरेशन हमसे चाहिए हम आपके साथ कर सकते हैं, लेकिन दुकानें खाली करने के लिए जो है ना, ये तो सब कारोबारी लोग हैं और उनको बेरोज़गार करना चाहते हैं हुकूमत, तो इसके खिलाफ हमें। कहा जाता है कि मुगलिया दौर में लोग नमाज पढ़ने घोड़ों पर आते थे और यहाँ अपने घोड़े बांधा करते थे और फिर वक्त के साथ कच्ची पक्की दीवारें बाकायदा दुकानों में बदल गईं। ताहम मस्जिद की दीवारों में नमी के आसार के बाद किराएदारों को दुकान खाली कराने के नोटिस भेजे गए, लेकिन महकमे को कामयाबी हासिल नहीं हुई। इस नमी की एक वजह मस्जिद की इमारत का कम हवादार होना है, जिसका जिम्मेदार इसके इर्द गिर्द तामीर शुदा बुलंद व बाला प्लाजों को भी करार दिया जा रहा है। जिस रफ्तार से हम इन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं या ख़राब कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट जनरेशन होगी या दुनिया को हमें दिखाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ बातें किताबों तक रह जाएंगी। मस्जिद में आज भी नमाजियों की बड़ी तादाद आती है और लोग चाहते हैं कि ये शानदार तारीखी इमारत अपनी असल हालत में कायम रहे। मैं गुज़िश्ता 30 साल से इसी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हूँ। इसकी मरम्मत बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पेशावर की एक शनाख्त है। इसके मीनार और मुल्हिका दीवारें खस्ता हो रही हैं। यहाँ एक खूबसूरत तालाब था, उसकी मरम्मत भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अब्दुल समद का कहना है कि मस्जिद के कुछ अंदरूनी हिस्सों और मीनार पर काम शुरू हो चुका है और उसकी मरम्मत के लिए हुकूमत की जानिब से 8 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तस हो चुके हैं। इसके साथ साथ जूं ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मस्जिद से मुल्हिका दुकानें खाली करवाएगी, महकमा आसार कदीमा एंड म्यूजियम इस तारीखी इमारत के बकाया हिस्सों की बहाली का काम भी शुरू कर देगा। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। गंधारा तहजीब के मरकज़ टेक्सला के खंडरात से आज भी हज़ारों साल पुरानी अशिया दरियाफ्त होती रहती हैं। इसी इलाके में मुजस्समा साज छोटे पैमाने पे भी गंधारा आर्ट की नकूल बनाते हैं। व्यू 360 में हम जल्द आपको दिखाएंगे कि कानूनी पाबंदी के बावजूद ये काम कैसे जारी है और माहिरीन आसार कदीमा क्या कहते हैं। एक माफिया है जो हम पे मुसल्लत हुआ है। कोई भी आर्टिस्ट हो, कोई रेप्लिका या कॉपी हम इसको कहते हैं, वो बना सकते हैं। चंद गिने चुने लोग हैं, वो हमसे लेते हैं और वही बाहर जाके तो उसको तो बेचते हैं। आप किसी को धोखा दे के लिए इसकी कॉपी नहीं बनाएं, जो हम उसके हक में बिल्कुल नहीं हैं। हमें वो कीमत नहीं मिलती ना, हमें एज ए आर्टिस्ट उतना हमें कोई दुनिया में हमें कोई जानने वाला नहीं है। मुकम्मल रिपोर्ट आप जल्द देख सकेंगे व्यू 360 में। इस वक्त चलते हैं सिंपली अमेरिका की जानिब।
امریکہ کیسا ہے؟ فائزہ بخاری ہر ہفتے آپ کو یہ سمپلی امریکہ میں دکھاتی ہیں، زندگی کے مختلف پہلو کے بارے میں امریکہ کے جو ہیں وہ آپ کو بتاتی ہیں۔ آج امریکہ کو دیکھتے ہیں پاکستانی طالب علموں کی نظر سے۔ ویلکم ٹو سمپلی امریکہ۔ ہمیں اس سیگمنٹ کے لیے ہر طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر کا تعلق یا تو امریکہ آ کر سیٹل ہونے کے حوالے سے ہوتا ہے یا اس حوالے سے ہوتا ہے کہ یہاں پر آ کر تعلیم کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ واشنگٹن ڈی سی کی جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے کچھ ایسے اسٹوڈنٹس موجود ہیں جو پہلی بار یہاں آئے ہیں پاکستان سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں پرٹیکولرلی اپنا جو ویری فرسٹ ڈے تھا جس دن آپ آئے تھے، اس حوالے سے کچھ شیئر کریں ہماری آڈینس کے ساتھ۔ میری کلاس میں 44 کنٹریز سے لوگ تھے، ان سب سے ملاقات ہوئی اور بڑا ہی ڈائیورس بیک گراؤنڈ تھا، پروفیشنلی بھی کچھ لائرز تھے، کچھ ججز تھے، کچھ ایون ڈپلومیٹس تھے، تو ان کے ساتھ بات کر کے ان کے کلچرز کے بارے میں جب پتہ لگتا ہے تو بہت اچھا لگا۔ پہلا میرا دن تھا یونیورسٹی کا، تو میرے خیال ہے اتنے زیادہ دوست بن گئے پہلے دن ہی، اور وہ اس لیے تھا کیونکہ اتنی ڈائیورسٹی ہے ادھر اور اتنے ممالک سے لوگ آتے ہیں پڑھنے۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں پاکستانی اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کس طرح سے نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کی کو مدد فراہم کرتی؟ سب سے پہلے تو اورینٹیشن میں بتاتے ہیں کہ جب کلاسز شروع ہوں گی تو ایک آرگنائزیشن فیئر ہوتا ہے، پھر ہم ایوری 3 ویکس ہم جنرل باڈی میٹنگ کرتے ہیں۔ لوگ ہمارا گروپ چیٹ بھی جوائن کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں ہم کو ہیلپ چاہیے اپارٹمنٹ ڈھونڈنے میں، ہم جتنی بھی مدد کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ اوپر سے ہماری سوشل میڈیا بھی بہت ایکٹیو ہے، تو اس کے اوپر بھی سوال لوگ پوچھتے ہیں۔ آپ نے امریکہ کا انتخاب کیا اسٹڈیز کے لیے، کیوں امریکہ ہی کیوں، کوئی اور کنٹری کیوں نہیں؟ ادھر کا جو زیادہ ایمفسس ہے وہ پریکٹیکل سکلز پہ ہوتا ہے۔ میرا جو اپنا ذاتی پروگرام ہے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کا، وہ 2 سال کا پروگرام ہے، اور اس کا دوسرا سال پراپر ایک پریکٹیکل سائڈ کو ایکسپلور کرنے پہ۔ امریکہ کے اندر جو لا اسکولز میں جو آپ کو سوچنے کا طریقہ سکھاتے ہیں اور جو ساتھ آپ کو لکھنے کا اور بولنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، وہ بہت یونیک ہوتا ہے۔ پاکستانی اسٹوڈنٹس جو پاکستان سے آ کے یہاں پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سرکاری یونیورسٹیز اور کالجز کی نسبت پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا زیادہ آسان ہے؟ سمر کلاسز کے لیے آئی تھنک پبلک یونیورسٹیز زیادہ اچھی ہیں، اس لیے GW بہت ایکسپینسو ہے جب سمر کلاسز کرنی ہے، تو جو ایکسٹرا کریڈٹس ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ پبلک یونیورسٹی سے کر سکتے ہیں، لیکن مین جو اگر آپ یونیورسٹی جانا چاہ رہے ہیں تو پرائیویٹ ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے، ان کے پاس زیادہ اسکالرشپس ہوتی ہیں۔ پاکستان میں بہت سے لوگ ہمارے ناظرین ایسے ہیں جو یہاں آ کے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ اپنے تجربات کی بنیاد پر کیا مشورے دیں گے؟ جب آپ وہاں پہ ایمبیسی جاتے ہیں، ویزا آفیسر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اکثر لوگ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ نروس ہو کے غلط جواب دیتے ہیں۔ آپ بالکل کام رہیں اور جو سوال انہوں نے پوچھا ہے اس کا جو سچا جواب ہے وہ آپ ان کو دیں اور کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ یہاں پہ اسٹوڈنٹس آ کے پڑھتے ہیں پاکستان سے، کیا ان کے پاس یہ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ یہیں سیٹل ہو کے یہاں جاب ڈھونڈ سکیں، یہیں کام کر سکیں اگر وہ یہ چاہیں؟ اسٹیم ڈگری آپ کو 3 سال دیتی ہے کہ آپ کام ڈھونڈ سکیں، اور نان اسٹیم ڈگریز میں آپ کو سال ملتا ہے، تو اس دوران آپ کو آرگنائزیشن ڈھونڈنی ہوتی ہے جو آپ کے ویزا کو اسپانسر کر سکے۔ یہاں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد آگے آپ کا کیا کرنے کا پلان ہے؟ میرا پاکستان واپس جانے کا ارادہ ہے۔ جو یہاں پہ میں نے تعلیم حاصل کی اور جو یہاں پہ میں نے تجربہ حاصل کیا، میں اس کو استعمال کرنا چاہوں گا پاکستان میں، قانون کی دنیا کے اندر۔ میری گریجویشن کے بعد میں 1 سال یہاں OPT کو حاصل کرتے ہوئے کسی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن میں کام کرنا چاہ رہی ہوں۔ آج کا سیگمنٹ دیکھنے کے بعد امریکہ کے بارے میں اور یہاں تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں، اور کیا ان اسٹوڈنٹس کے تجربات سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ یہ تھا اس ہفتے کا سمپلی امریکہ فائزہ بخاری کے ساتھ۔ آپ کے اگر کوئی سوال ہیں تو ضرور ہم سے شیئر کیجیے۔ آپ ہمارے فیس بک پیج پہ آ سکتے ہیں، وہاں آپ کو سمپلی امریکہ کی پوری پلے لسٹ ملے گی، آپ وہ سٹوریز دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے سوال جو ہیں وہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ امریکہ میں جو ماہرین ہیں یا جو آپ کے سوال سے کا جواب بہترین طریقے سے دے سکتے ہیں، ہم ان کی طرف سے آپ کے لیے جواب بھی لے کے آئیں۔ یہاں پہ ہم آج کا ویو 360 ختم کریں گے۔ پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک کے لیے بھی آپ facebook.com/VO اردو کے پیج پہ آئیے، آپ کو ہماری تمام تر کانٹینٹ بھی یہاں پہ ملے گی۔ بہت سی دلچسپ ویڈیوز ہیں، منفرد انٹرویوز ہیں اور خبریں تو ہیں ہی۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کرتے رہیے، ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔